धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है, फीवर में भी पढ़ा रहा हूं, तो मेरा आवाज थोड़ा धीमा धीमा आएगा, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। तो अभी हम लोग स्त्री रोग और पांच भौतिक सिद्धांत, इसको को रिलेट करके पढ़ेंगे। मैं एक दो लोगों को ना को होस्ट बना देता हूँ, ताकि आप लोग ना, अगर मेरा कुछ नेटवर्क से प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोग ना थोड़ा संभालिएगा। एक मिनट रुक जाइए बस। अब मैं सबको अनम्यूट करने का भी ऑप्शन देता हूँ, तो एक मिनट रुक जाइए। आज का बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ऐसे ही पेशेंट लोग आते हैं, तो हमें पांच भौतिक चिकित्सा के हिसाब से भी समझना जरूरी है। मैं आप लोग के स्क्रीन पे कुछ चीज दिखाऊंगा ताकि आप लोग भी देख के समझ लें, क्योंकि कुछ चीज विजुअल हम लोग देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से वो याद हो जाता है। तो आप लोग के स्क्रीन पे ये हिंदी वाला बुक का ये आ रहा है, पीडीएफ आ रहा है, आप लोग देखिए। अब मैं मराठी में भी पढ़ूंगा ये पढ़ने के बाद, तो वो भी आप लोग सुनिएगा। मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे स्त्री रोग, इसमें बहुत सारे व्याधि हैं, लेकिन स्त्री विशिष्ट अवयव गर्भाशय और स्त्री विशिष्ट आर्तव, इसके अनुसार सर्वसाधारण व्याधियों का वर्णन किया गया है। इसके आधार पर हम बहुत से अन्य स्त्री रोग में संप्राप्ति देख के चिकित्सा कर सकते हैं। स्त्री शरीर में आग्नेय गुण होता है, मतलब स्त्री शरीर जो होता है वो शार धर्मीय होता है, आर्तवम आग्नेयम ऐसा बोला जाता है। और जो पुरुष का शरीर होता है वो अम्ल धर्मी होता है, शुक्रम सौम्यम ऐसे बोला है। पृथ्वी और आप महाभूत ज्यादा रहता है शुक्र में रहता है, और पुरुष में वो ज्यादा रहता है, इसलिए ज्यादा तीखा खाने की जरूरत पड़ती है। कभी भी देखेंगे पुरुषों को ना बहुत तीखा खाने का मन करता है, वो मिर्ची मसाले ज्यादा खाते हैं। और स्त्रियों का आग्नेय गुण होता है, मतलब शार धर्मियता होती है, तो इसलिए अम्ल चीजें, खट्टी चीजें खाने का ज्यादा मन करता है। जैसे इमली का अचार, इमली का चटनी, खट्टा चीज ज्यादा खाने का मन, क्योंकि वो बैलेंस करना चाहता है। विपरीत गुण इच्छा ऐसा होता है। और स्त्री शरीर में आग्नेय गुण होता है, और वात दोष इनका विशेष होता है। इन वात दोष इनका कार्य विशेष रूप से होता है, तो इसके ही तरतम भाव से स्त्री रोग होते हैं। विशेषता में अपान वायु की दृष्टि निश्चित रूप से होती है। और अपने इसमें भी बताया, चरक संहिता में बताया कि जितने भी योनि व्यापत है या जितनी भी व्याधियां हैं वो वायु की वजह से ही होती है। तो पूरा अपना जो चरक संहिता का आप लोग देखेंगे योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय, उसमें ज्यादातर बस्ती और वात का शमन करने का ऐसे ही चिकित्सा बताया है। जितने भी पेशेंट आते हैं ना स्त्री रोगों से या फिर गर्भिणी के रिलेटेड, तो सभी आप लोग देखेंगे तो वायु का शमन करने की लोग हम चिकित्सा करते हैं। इनफर्टिलिटी भी होता है, मानसिक धर्म में डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया जो भी रहता है, इरेगुलर मेंसेस रहता है, स्कैंटी मेंसेस रहता है, अमेनोरिया, सब वायु की वजह से ही रहता है। तो इसलिए उसको ध्यान में रखना जरूरी है। अब निदान अगर देखेंगे तो इसमें बोल रहे हैं कि रुक्ष और लघु आहार का सेवन करना। अगर घी का सेवन नहीं हो रहा है और ड्राई चीजें, लोग को आदत है कि ये जो स्प्राउटेड चीजें ज्यादा खाना,
फिर लघु आहार का सेवन करना। बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट आती है ना जो मतलब टीवी सीरियल में काम करती है, तो उनका फिगर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक दो चपाती खा के फिर उंगली डाल के उल्टी कर देते हैं कि हमारा वेट ना बढ़ जाए, मतलब बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। तो एक तो वेगान न धारित न उदीरित, जबरदस्ती उल्टी करके सब निकालना, ये भी वायु का प्रकोप करता है। और लघु आहार का सेवन करना, कम खाना खाना, यह भी वात का प्रकोप का कारण होता है। बहुत सारे बच्चियां जो रहती है कॉलेज डेज में क्या करती है कि आधा टिफिन ही खाती है, तो लघु आहार खाना कि वेट ना बढ़ जाए, तो यह भी वायु का प्रकोप का कारण होता है। फिर है अति संक्रमण और यानायान। अति संक्रमण मतलब बहुत ज्यादा ना ट्रैवलिंग करना, यान में जाना, या फिर आजकल जो टीवी में आता है कि आप ये सैनिटरी पैड लगाओ और फिर आप टेनिस खेलो, जबकि ये आयुर्वेद ने मना किया है। रजस्वला परिचर्या में वो सब नहीं बोला है, वायु का प्रकोप हो जाता है। और यानायान बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना। फिर अति लंघन करना, जो व्रत वैकल्यता जो रहता है अपने हिंदू संस्कृति में अभी तो उतना नहीं करते हैं लोग, लेकिन पहले कि पूरा निर्जला उपवास करना है, 16 सोमवार करना है, ये इसका अच्छा भी है बेनिफिट, और कुछ निगेटिव है कि अति लंघन नहीं होना चाहिए या अति उपवास नहीं होना चाहिए। या फिर पहले के जमाने में क्या होता था कि लेडीज जो रहती थी वो सबको खिला पिला के भूखे रहेंगे, और सब पूरा ज्वाइंट फैमिली रहता था, सबको खिला पिला के ही बहू को खाना मिलता था, तो ये भी उपवास, इसके वजह से मेंसेस का प्रॉब्लम रहता है। तो ये भी है कि टाइम पे भूख लगे तो खा लेना चाहिए, हेतु सेवन नहीं होना चाहिए। फिर वेगावरोध, वेगावरोध में मल मूत्र छींक, अभी क्या है आजकल तो मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया है कि पब्लिक टॉयलेट बना दिए, घर में टॉयलेट बनाने के लिए पैसा दिया है। पहले तो बहुत ही प्रॉब्लम होता था कि रात को ही निकलना है, सुबह ही निकलना है, तो वेगावरोध से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। उसी तरह से रजोधारण मतलब पैरेलल टू कॉन्ट्रासेप्शन, जैसे कॉपर टी लगाना, ओसी पिल्स लेना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना, ट्यूबेक्टोमी करना, ये ट्यूबेक्टोमी भी एक तरह से विकृत रूप से रज का धारण करना ही हो रहा है, सर्जरी करके भी। आखिर तो यही है कि रज को रोकना है। फिर क्यूरेटिंग करना, डीएनसी करना, डायलिटेशन एंड क्यूरेटिंग, गर्भाशय लेखन करना या हिस्टेरेक्टोमी करना, गर्भाशय निर्हरण शस्त्र करना, हर रोज रात्रि जागरण करना। जब से ये मोबाइल आ गया है ना, जब से मुकेश अंबानी ने जियो का दे दिया है डेटा, 2 GB खर्च करना ही खर्चना है पूरा दिन भर में, तो लोगों को आदत हो गई कि बहुत सारे साइट्स देखते रहो दिन भर। या फिर अभी पहले टिकटॉक चलता था, अभी इंस्टाग्राम में रील्स चलते हैं, दिन भर वही लोग देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो ये सबसे रात्रि जागरण बहुत ज्यादा हो रहा है, नींद टाइम पे नहीं होती है। फिर अत्यंतिक उष्ण तीक्ष्ण आहार का सेवन, विहार का भी, कि बहुत पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग ना लेडीज लोग किचन में काम ज्यादा करते थे, और चूल्हे पे ज्यादा काम होता था, या गैस के पास ज्यादा काम करना, तो ये भी उष्ण तीक्ष्ण विहार का सेवन और उष्ण तीक्ष्ण खाने का भी सेवन अगर ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मिर्ची मसाला बहुत ज्यादा खाया जा रहा है, तो इसके वजह से भी ये बात का प्रकोप हो जाता है। फिर मानसिक तनाव, काम शोक भयाद वायु, इन सब से क्या होता है, अपान वायु प्रकोप हो जाके स्त्री रोग दोषानुरूप, दोष बंधानुरूप हो जाते हैं, ऐसे व्याधियां हो जाती है। तो सारे स्त्री रोग इसमें ही आ रहे, इन्होंने शॉर्ट में बताया। हेतु तो बहुत ज्यादा व्यापक हो सकता है, लेकिन हमें हमें ये सब में देखना चाहिए केस टेकिंग में कि ये सब हो रहा है क्या खाने पीने में। संप्राप्ति देखते हैं तो वातवर्धक आहार विहार का सेवन हो रहा है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि रात्रि जागरण हो रहा है, स्ट्रेस में रह रहे हैं, झगड़ा लड़ाई हो रहा है घर में, बहुत ज्यादा टेंशन है वातावरण घर का, या फिर किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम है। फिर आमाशय स्निग्धांश का शोषण हो जाता है, आमाशय में जो स्निग्धांश होना चाहिए वह कम हो जाता है, वायु का प्रकोप हो रहा है, रुक्ष गुण बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, खर गुण परुष गुण बढ़ रहा है। फिर ग्रहणी स्थित पाचक पित्त अधिक तीक्ष्ण हो जाता है। इससे फिर क्या होती है कि शार धर्मिता और बढ़ जाती है, आंत्र में उष्णता और रुक्षता की वृद्धि हो जाती है, वायु का प्रकोप हो रहा है, मल भी बंद हो जाएगा, अपान वायु का प्रकोप हो जाएगा, आर्तव दुष्टि होगा, क्योंकि अपान पूरा वो पूरा एरिया को कवर कर रहा है, गर्भाशय को, मूत्र मार्ग को, मल मार्ग को, वहां पर सब अपान वायु का प्रकोप हो गया, कॉन्स्टिपेशन भी रह रहा है, मूत्र भी टाइम पे नहीं विसर्जन कर रहे हैं। तो इन सब से क्या हो रहा है, आर्तव दृष्टि होती है और दोषानुरूप ये स्त्री रोग हो जाते हैं। अब इसमें दोषानुरूप क्या है, तो वातजन्य रजो दृष्टि में कष्टार्तव होता है, मतलब डिसमेनोरिया होता है या अल्पार्तव होता है। डिसमेनोरिया में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही पेन होता है, सिवियर पेन, प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है, मतलब मेंसेस आने के पहले भी बहुत पेन होने लगता है, फिर मेंसेस के टाइम पर भी पेन होता है, मेंसेस आने के बाद भी होने लगता है।
अल्प आर्तव में स्कैंटी मेंसेस होते हैं, बहुत कम अल्प होते हैं। उसी तरह बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उसी तरह से पित्तजन्य रजोदृष्टि में अत्यार्तव होता है और दाहपाक वगैरह होता है और हैवी मेंसेस होते हैं। कफजन्य रजोदृष्टि में ग्रंथिल रज प्रवृत्ति होती है, श्वेत प्रदर होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है और वहां पे कंडू वगैरह भी होता है बहुत ज्यादा। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। क्लॉट्स क्लॉट्स बहुत ज्यादा जाते हैं और जब व्हाइट क्लॉट्स जाते हैं तो बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। क्लॉट जाने के टाइम पर भी, क्लॉट निकलने के टाइम पर भी बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। इसमें जब पेशेंट को हम देखते हैं तो बहुतांश उभय वृक्क अपान कक्षा में प्रेरणानाद सहत्व रहता है। प्लीहा में आकाशीय और घन ऐसे नाद पता चलते हैं। मैं नाद परीक्षा बताऊंगा आप लोगों को। जिह्वा है, साम भी दिख सकता है, निराम भी दिख सकता है। सामता रहेगी तो बहुत ज्यादा अग्निमंद रहेगा वहां पे, और वहां पे वात का प्रकोप भी रहेगा, सामवायु रहेगा, या सामपित्त रहेगा, सामकफ रहेगा, या निरामावस्था में भी। लेकिन वहां पे ये कष्टार्थ वगैरह हो सकता है, अत्यार्थ हो सकता है, साम निराम भी, दोनों भी रह सकता है। चिकित्सा सूत्र है कि वात शमन अनिवार्य है। सबसे पहला वर्ड यही बोला है कि वायु का शमन होना जरूरी है। तो वायु का शमन आप घृतपान करा के करिए, अभ्यंग करा के करिए, स्नेहन स्वेदन करके करिए, या फिर आप बस्ती देके करिए, मात्रा बस्ती देके करिए, उत्तर बस्ती देके करिए, नस्य देके करिए। कैसे भी वात का शमन बहुत जरूरी है। वायु का अनुलोमन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपान वायु ही जाके वहां पे प्रतिलोम के सब कर रहे हैं। तो एक तो वायु का जो रुक्ष गुण बढ़ा है उसका स्निग्ध गुण से हमें शमन करना है। और फिर क्या करना है कि वायु का अनुलोमन होना जरूरी है, पेट साफ होना जरूरी है। अगर पित्त वृद्धि है तो फिर पित्त का शमन होना जरूरी है, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों से। रक्त का प्रसादन होना जरूरी है। कफ की वृद्धि है तो कफ शोषण विशिष्ट व्याधि संप्राप्ति अनुरूप चिकित्सा देना है। तो कफ की वृद्धि है, वाइट डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है, तो त्रिकटु चूर्ण है, फिर लुद्रासव है, पतरंगासव है, ऐसे द्रव्य दे के हमें कफ वृद्धि को ठीक करना है। अब आता है औषधि कल्प। औषधि कल्प में जब ये बोला जाता है कि कष्टार्तव है, कष्टार्तव है और बहुत ज्यादा अल्पार्तव है, तो मतलब वायु और वायु, कष्टार्तव भी वायु की वजह से हो रहा है और अल्पार्तव भी वायु की वजह से हो रहा है। तो इसमें जिंगी फंट, जिंगी मतलब मंजिष्ठा, और ऐसे ही इसी के पैरेलल एक होता है जिंगी शारदी, मतलब मंजिष्ठा और अनंता, अनंत मूल। इसको जब देते हैं ना, इसका फंट, एक गिलास गर्म पानी में हम लोग मंजिष्ठा डालते हैं और अनंत मूल डालते हैं, या केवल मंजिष्ठा डालते हैं। तो ये जिंगी फंट देने से क्या होता है कि मंजिष्ठा देते हैं तो रक्त स्थिर द्रवता और स्निग्धता को बढ़ा देता है, और ये बात का शमन करते हैं। आर्तव स्त्राव को बढ़ाकर स्त्राव प्राकृत करता है, तो कष्टार्तव अच्छा हो जाए, ठीक हो जाता है, क्योंकि मेंसेस अच्छे आने लगते हैं, फ्लो अच्छा होता है, मतलब आर्तव ज्यादा बनने लगता है, और अल्पार्तव में भी आर्तव ज्यादा बनने लगता है। तो इससे उत्तम बात का शूल शमन ये सब हो जाता है। जो जिंगी शारदी है वो भी मंजिष्ठा और अनंतमुल, इसका फांट है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ में हम लोग जम्बू त्वक का चूर्ण, पद्मकाश चूर्ण के साथ चंद्र प्रभाव मिलाकर देते हैं, तो गर्भाशय से विविध व्याधियों में आश्चर्यजनक लाभ होता है। जैसे कि चंद्र प्रभाव और पद्मकाष्ठ का चूर्ण दिया जाता है, तो वो क्या करता है कि पार्थिव है, गर्भ स्थापक है, स्थैर्य कर कष्टार्थों में बहुत फायदा करता है। इसमें पद्मक कांति बताया है। पद्मक कांति भी जो रहता है पृथ्वी महाभूत प्रधान कल्प है। पद्मक आप लोगों को मालूम होगा कि पार्थिव द्रव्य है। पद्मक को ऊपर से फेंकेंगे तब भी वो टूटता नहीं है, इतना मजबूत रहे। तो उसको ना पद्मक शूल शामक भी है, वात शमन कर देता है, शूल रहित रज प्रवृत्ति को करता है। और पद्मक को ऐसे नहीं देते हैं, उसको शुद्ध करके शोधन मारण करके दिया जाता है। इसी तरह से विद्रुम कुष्ठ, विद्रुम किट, सॉरी विद्रुम किट दिया जाता है। तो इसमें विद्रुम जो है प्रवाल है, और किट मतलब मंडूर भस्म है। तो ये क्या करता है कि व्यानोदान काल में खाने के बाद दूध के साथ देते हैं। तो इसमें प्रवाल जो है वो 30 mgm, और किट मतलब मंडूर भस्म है 20 mgm। तो ये द्रव्य है पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है। यहाँ पे वायु का शमन करना है हमें। वायु का शमन करने के लिए पृथ्वी, क्योंकि गर्भाशय पूरा पृथ्वी द्रव्य है, पृथ्वी महाभूत प्रधान अवयव है, तो वहां पे पृथ्वी और आपको बढ़ाना पड़ता है। तो ये द्रवता और स्निग्धता को बढ़ाकर रस रक्त की वृद्धि कर देता है। तो जो कष्टार्तव है या फिर अल्पार्तव है उसको ये पूरी तरह से ठीक कर देता है, मेंसेस अच्छे से आने लगता है। एक तो ये हो गया वात जन्य। दूसरा होता है अत्यार्तव। अत्यार्तव में वात और पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है। वायु तो सब जगह रहेगा, पित्त का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसमें जम्बू कांति ऐसे दवाई देते हैं। तो जम्बू त्वक फांट के साथ अपान काल में पानी के साथ देते हैं। तो जम्बू कषाय जो रहता है वह स्तंभक होता है, कषाय रसात्मक जामुन होता है। यह रक्त वाहिनियों को शमन संकोचक है,
कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है पूरा। वात पित्त शामक है, इससे रजस्राव कम होने से अच्छा उपयोग होता है। चंद्रप्रभावटी देते हैं, चंद्रप्रभा और गिरिज। तो गिरिज जो है वो गैरिक है, वो क्या करता है, चंद्रप्रभा और गैरिक जो रहता है वो क्या करता है, पार्थिव द्रव्य है, तो ये द्रवता को शोषण कर देता है गिरिज। और चंद्रप्रभा है वो भी क्लेद को निकालता है, तो ये पृथ्वी महाभूत वर्धक है, वात पित्त शामक है, रक्त पित्त रक्त स्तंभक योग है, तथा ये क्या करता है, गर्भाशय को बल भी बढ़ा देता है, और इसको अपुनर्भव के लिए भी दिया जाता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब मैंने ऐसे प्रयोग किया है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अभी आप लोग भी अपना अपना बताइएगा कि कैसा रिजल्ट आप लोगों ने, जो लोग पांचभौतिक करते हैं उनको ज्यादा मालूम होगा। उसके बाद में है कि प्रवाल और मंडूर योग। यह क्या करता है कि एक तरह से कैल्शियम और आयरन का तत्व है। प्रवाल जो है वो पार्थिव है, और मंडूर है वो अभी पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है। प्रवाल कहाँ उत्पन्न होता है, तो जल में होता है, समुद्र में, तो पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है। और मंडूर है वो रक्त बढ़ाता है, व्यानोदान काल में देते हैं। तो ये क्या करता है कि पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान द्रव्य जब देते हैं तो अत्यार्तव में पित्त का शमन करता है, वायु का शमन करता है। ये 30 mgm देते हैं और 20 mgm, मतलब प्रवाल को 30 mgm, मंडूर को 20 mgm। यह रक्त स्तंभन के बाद रस रक्त की वृद्धि करता है, रक्त प्रसादन के लिए विशेष उपयुक्त है। अत्यार्तव में निदान परिवर्जन भी अत्यावश्यक रहता है। फिर इसके बाद में कफ वाला आ रहा है, ग्रंथिल रज प्रवृत्ति होती है, श्वेत प्रदर अगर हो रहा है, वात कफ प्रकोपित है, यहाँ पे कफ प्रकोपित है, तो चातुर्थक योग दिया जाता है, जो हमारा मेदोपाचक है। तो इसमें क्या क्या रहता है, ये कैसे रहता है, चातुर्थक योग जो रहता है ये पृथ्वी और आप को बढ़ा देते हैं, सॉरी, ये तिक्त रसात्मक सारे द्रव्य रहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि विकृत आम का पचन करते हैं। चातुर्थक योग है, कफ का शोषक है, कफ शामक कल्प है, और ये कफ पक्वाशय में स्थित अनावश्यक कफ को कम कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर क्या करते हैं कि ये भूमि का शोधन करता है, भूमि मतलब गर्भाशय के शोधन करता है, कृमि जो है उनको भी नष्ट कर देता है, जो कफ के वजह से कृमि हो गया विषंत गुण की वजह से, उसको भी ठीक कर देता है। तो कोष्ण जल के साथ इसका प्रयोग करते हैं, गर्म पानी के साथ सुबह शाम। तो ये कफ जन्य जो ग्रंथिल रज प्रवृत्ति है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से इसमें जम्बू कांति करके देते हैं 250 mgm अपान काल में, पानी के साथ देते हैं, तो ये द्रवता और कफ का शोषण करके स्तंभन कार्य कर देता है। तो अभी आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। इसमें अनुलोमन तेल जो होता है, चिंचा लवण तेल, अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो चिंचा लवण तेल देने से अपान वायु जो है अनुलोमित हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। मल का अनुलोमन होने से भी कष्टार्तव है या जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। इसमें कौन अभी बोलेगा, सरोज मिश्रा जी आप बोलेंगे, कुछ बोलना चाहते हैं, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए थोड़ा बहुत बोल देता हूँ अभी। हाँ, इसमें जो स्त्री रोगों के बारे में आपने काफी हद तक तो बोल ही दिया है कि हमारा जो स्त्री रोगों की उत्पत्ति होती है उसके पीछे जो कारण निकल के आता है, हमारा जो हमारी क्या कहते हैं जन्म होता है, जन्म के दौरान शुक्र और शोणित के संयोग से जो हमारा गर्भ की उत्पत्ति होती है, तो शुक्र पृथ्वी प्लस आप महाभूत प्रधान रहता है, जिसमें सॉलिड, स्टेबल, हैवीनेस प्रॉपर्टीज, लिक्विड प्रॉपर्टीज, डिमल्सेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं, और आर्तव आग्नेय रहता है, शुक्र सौम्य आर्तव आग्नेय, ऐसा मिला के एक हमारा गर्भ का निर्माण होता है। तो इसमें कई बार हमारा देखा जाता है कि जो हमारी स्त्री रोगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उत्पत्ति के पीछे कारण कहीं ना कहीं आग्नेयता बढ़ी हुई होने से स्त्री रोगों की उत्पत्ति हुई। जैसे आपने बताया कि डिफरेंट हेतुओं का सेवन करने के बाद वायु की वृद्धि हुई, वायु अग्नि की दोस्त है, अग्नि की वृद्धि हो गई, अग्नि की वृद्धि होने के बाद में वायु जब बढ़ी तो कफ का क्षय भी हुआ, साथ ही साथ अग्नि की वृद्धि हुई, गृहिणी में पाचक पित्त की वृद्धि हुई, उष्णता तीक्ष्णता की वृद्धि हुई। जब उष्णता तीक्ष्णता की वृद्धि हुई
तो हमारी एक क्षारधर्मिता वाली पैथोलॉजी यहाँ पे फिर से बनने लग गई आके, और इसने कर दिया आर्तव दुष्टि। आर्तव दुष्टि करने के बाद में ये हमारी स्त्री रोगों की नींव पड़ी यहाँ पे। इसके पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं? उसमें एक कारण आपका निकल के आता है कि जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है और हमारा एक फीटस डेवलप होता है, तो चूंकि स्त्री के शरीर में फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है 9 महीने तक। 9 महीने तक उस स्त्री के शरीर में जो कि आग्नेय प्रकृति की है, तो कहीं ना कहीं जन्म के बाद में उस फीटस में भी आग्नेयता विद्यमान रहती है। आग्नेयता विद्यमान रहती है, तो उस आग्नेय गुण को शरीर कोशिश करता है कि अपने शरीर से बाहर निकाले। तो उसमें क्या होता है कि कैसे निकालेगा और कब ये प्रेजेंटेशन डेवलप होगा, क्योंकि 6 महीने तक तो हम मानते हैं कि जो बच्चा होता है उसकी खुद की अग्नि जो होती है वो डेवलप होती नहीं है, तो वो माता के दूध से अपना आहार विहार ग्रहण करता है। 6 महीने के बाद में जब उसकी अग्नि खुद की डेवलप होनी शुरू होती है, तब वो शरीर कोशिश करता है कि हम इस आग्नेयता जो कि हमने स्त्री के शरीर से प्राप्त की है उसको शरीर से बाहर निकालें। तो शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ बीमारियां उसमें नेचुरल रूप में पैदा होती हैं। उनमें एक बीमारी होती है मीजल्स, एक होती है चिकन पॉक्स। मीजल्स और चिकन पॉक्स का मतलब ही यही है कि शरीर अपनी आग्नेयता जो स्त्री शरीर से प्राप्त हुई है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। मीजल्स और चिकन पॉक्स को हो जाने देना बेहतर रहता है, क्योंकि शरीर की आग्नेयता बाहर निकल रही है। लेकिन आजकल की कंडीशन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीनेशंस आ गए हैं। MMR वैक्सीन आ गया कि मीजल्स, मम्स और रुबेला रोकना है, ठीक है। अब मीजल्स, मम्स एंड रुबेला लगा के हुआ क्या, MMR वैक्सीन लगा के हुआ क्या, हमने जो ये लीजन्स स्किन के डेवलप होने वाले थे, निकलने वाले थे और शरीर अपनी आग्नेयता को बाहर फेंक रहा था, वो हमने शरीर के अंदर ही पड़े रहने दिया। आग्नेयता को शरीर के अंदर ही पड़े रहने दिया। जब आग्नेयता को शरीर के अंदर ही पड़े रहने दिया तो क्षारधर्मिता को शरीर के अंदर ही पड़े रहने दिया। अब क्षारधर्मी व्याधियों की उत्पत्ति यहाँ से भी कई बार जन्म लेती है और एक्सेसिव रूप में ये क्षारधर्मी व्याधियां पैदा होने लगती हैं, जिसमें लेटर ऑन जब प्यूबर्टी वगैरह होती है तो प्यूबर्टी के समय पे ये सब चीजें निकल के आती हैं। किसी को डिस्मिनोरिया हो रहा है, किसी को मीनोरेजिया हो रहा है, किसी को मेट्रोरेजिया हो रहा है, किसी के इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं। तो ये एक लेट डाउन ऑफ फीमेल डिसऑर्डर्स वहां से एक जन्म लेता है। दूसरी कंडीशन, एक एग्जाम्पल और आया है कि आजकल के बच्चों में चश्मा बहुत ज्यादा क्यों लगता है। तो चश्मा लगने के पीछे का कारण भी यहाँ पे बताया है कि जब पहले पुराने समय पे डिलीवरी हुआ करती थी तो लेबर रूम हुआ करता था डार्क कलर का लेबर रूम हुआ करता था। कलर नहीं मीन्स वहां पे लाइट वगैरह नहीं होती थी। तो चूंकि जो फीटस डेवलप हो रहा है वो अंधेरे में डेवलप हो रहा है, अंधेरे में डेवलप होके उसको डार्क में ही डिलीवर कराया जाता था, ताकि उसकी आंखों पे इतनी ज्यादा चमक ना पड़े, ताकि उसकी आंखों पे कोई ड्रॉबैक इफेक्ट पड़े। लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि जो हमारा लेबर रूम होता है पर्याप्त लाइट की व्यवस्था रहती है, तो उसकी आंखों का एक तरीके से एडाप्टेशन नहीं हो पाता। तो आज की डेट में उनकी आंखें उतनी मजबूत नहीं होती, तो उनका चश्मा बच्चों में कम उम्र में लग जाया करता है। दूसरा, जो लगातार महिलाएं क्यूरेटेज कराती हैं, DNC डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज कराती हैं, उसके पीछे क्या कारण होता है, उसका क्या दुष्प्रभाव होता है। तो उसका दुष्प्रभाव क्या होता है कि जब हम यूट्रस की क्यूरेटिंग कराते हैं, यूट्रस हमारा पृथ्वी महाभूत का स्थान माना गया है
तो इसकी क्यूरेटिंग करने से क्या होता है कि हमारा जो पृथ्वी महाभूत को हम खुरच खुरच के बाहर निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रहार कर रहे हैं उसकी पार्थिव प्रॉपर्टीज पे। पार्थिव प्रॉपर्टीज को हम वहां से कम कर रहे हैं और वात को बढ़ा रहे हैं। जब वात को बढ़ा रहे हैं तो वात की दोस्त है अग्नि, अग्नि भी बढ़ेगी, और यहाँ पे एक फीमेल डिसऑर्डर्स की एक नींव पड़ जाती है। तो ये मीनोरेजिया मेटोरेजिया की कंडीशन यहाँ पे डेवलप होती है। अगर किसी को किसी वजह से क्यूरेटिंग करानी पड़ जाए, नेसेसरी हो, जहाँ पे सॉलिड एंड स्टेबल प्रॉपर्टीज कम हो जाती हैं, तो वहां पे इंडिकेशन बोला गया है पांच भौतिक में कि हार्ट इन्फ्यूजन जो होता है जाम्बूल और चंद्रप्रभा का बेहतर रहता है त्रिवंग भस्म के कॉम्बिनेशन के साथ। एक और टॉपिक है कि जो टॉनिक्स होते हैं आज की डेट में बहुतायत से प्रचलन। सर आपका म्यूट हो गया, आपने म्यूट कर लिया खुद ही। डॉक्टर सरोज जी मिश्रा जी। जी हाँ। जी सर, हाँ मुझे पता नहीं चला मेरा म्यूट हो गया। तो एक और इंडिकेशन है टॉनिक्स का। टॉनिक्स को देने का कि टॉनिक्स को देने के बाद में आजकल प्रचलन में है बहुतायत से। एक तो फैशन फैक्टर है कि सारी महिलाएं गई कि मुझे कमजोरी हो रही है, टॉनिक पीना है। लेकिन टॉनिक के दुष्प्रभाव हैं। टॉनिक के दुष्प्रभाव क्या है कि टॉनिक के दुष्प्रभाव के कारण डाइजेस्टिव फायर जो होती है, अग्नि होती है, वो कम हो जाती है। अग्नि कम होने के कारण क्या होता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है, प्रेग्नेंट वुमेन को कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है, और यहाँ पे वो लेग्जेटिव लेती है। और लेग्जेटिव यूजेस आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एज अवर पांच भौतिक अप्रोच सेज। तो यहाँ पे टॉनिक्स से जो हैवीनेस प्रॉपर्टीज होती है वो एक तरीके से बढ़ जाती है, इसको नहीं देना चाहिए। और सारी की सारी ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी यहाँ पे डेवलप करने का एक कारण बनता है। ऐसे में करना क्या चाहिए, ऐसे में उसको संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार देना चाहिए ताकि उसकी डाइजेस्टिव फायर ठीक रहे और हम उसका पेट वगैरह रेगुलर साफ होना चाहिए। आकाश महाभूत का अवकाश जो होता है वो बाधित उस क्षेत्र में वैसे ही रहता है, क्योंकि यूट्रस में आपका ऑलरेडी फीटस है और यूट्रस के ठीक पीछे रेक्टम है। रेक्टम पे ऑलरेडी दबाव पड़ा हुआ है, ठीक है। आप टॉनिक्स लेके उस दबाव को बढ़ाते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी को डेवलप करके और क्या कहते हैं ये डाइजेस्टिव फायर को और कम कर रहे हैं। तो इससे आपको और वीकनेस आ जाती है, और ये भी एक लेट डाउन होता है आपकी फीमेल डिसऑर्डर्स का। रिकरेंट अबॉर्शंस, लगातार किसी महिला के अबॉर्शन हो रहे हैं तो उससे उसके काजेज क्या रहते हैं रिकरेंट अबॉर्शन के। रिकरेंट अबॉर्शन के जो काजेज रहते हैं कि एक्सेसिवली उष्ण धर्मिता या हीट बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई है, हाइपर एसिडिटी बढ़ी हुई है। एसिडिटी में कौन सा गुण, उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है। इसकी वजह से एंडोमेट्रियम की डिसीजेस डेवलप होती हैं, होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज्ड हो जाती है यूट्रस की, क्योंकि पृथ्वी महाभूत का स्थान एक धारण करना भी होता है, ठीक है। तो चूंकि यूट्रस एक गर्भ को धारण कर रहा है तो ये पृथ्वी महाभूत के कारण धारण कर रहा है। रेक्टम मल को धारण कर रहा है, क्यों धारण कर रहा है, पृथ्वी महाभूत के कारण धारण कर रहा है। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को धारण कर रहा है, क्यों धारण कर रहा है, पृथ्वी महाभूत के कारण धारण कर रहा है। अगर पृथ्वी महाभूत की प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिमिनिश होंगी, कम हो जाएंगी, किसी भी वजह से कोई भी कारण रहा हो, तो ये धारण क्षमता ना तो यूट्रस गर्भ को धारण कर पाएगा, ना यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को धारण कर पाएगा, ना रेक्टम स्टूल को धारण कर पाएगा। आज तो मैं सर अभी इतना ही बोल पाऊंगा, आगे इसके लिए थोड़ा सा मुझे और समय चाहिए होगा, आगे मैं और बोलता हूँ जी। मैं भी कुछ बोलता हूँ। ये सर ने जो बोला ये यही चीज को मैं मराठी बुक से पढ़ के हिंदी में बोलता हूँ। जी जी जी। हाँ, अभी क्या है ना कि अगर हम लोग देखेंगे तो पुरुष प्रकृति और स्त्री प्रकृति इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। पुरुष की प्रकृति अगर हम लोग देखेंगे तो किस तरह से रहता है, तो सौम्य में रहता है और शीत गुण का रहता है।
और कोई भी सीजन में हुआ रहा पुरुष, लेकिन उसकी प्रकृति सौम्य ही बताई, क्योंकि शुक्रम सौम्यम, और स्त्री की प्रकृति उष्ण बताइए, शारधर्मी बताइए। स्त्री की प्रकृति आग्नेय गुण की है। तो अगर हम लोग जगत का जो आदि कारण प्रकृति और पुरुष बताए सांख्य दर्शन के हिसाब से, तो उससे हमें थोड़ा सा समझ आता है। उन्होंने बोला है, सुश्रुत संहिता में बोला है कि प्रकृति अचेतना, बीज धर्मिणी, प्रसव धर्मिणी, ऐसे बताया है। तो प्रसव धर्मिणी और बीज धर्मिणी ये जो शब्द है, इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और दूसरा बात है कि जो बालक रहता है वो 9 महीने उदर में रहता है, मतलब गर्भाशय में रहता है, तो 5 भौतिक आहार का सेवन करता है। तो इसीलिए प्रसव धर्मिणी, बीज धर्मिणी ये जो बोला है, मतलब चेतनाहीन होना। जब पुरुष जो रहता है वो चेतनावान रहता है, निर्विकार रहता है। जब प्रकृति पुरुष का संयोग होता है तभी कोई संसार बनता है। उसी तरह से यहाँ पर भी गर्भ बनता है शुक्र शोणित के संयोग से। उसी तरह से गर्भ धारणा के लिए हमेशा ना शुक्र और शोणित जो रहते हैं वो एकदम अच्छे रहने चाहिए, तभी। अब शुक्र जो धातु रहता है वो पृथ्वी और आप महाभूत से बना हुआ रहता है, और इसमें पृथ्वी और आप महाभूत दोनों है, तो कैसे घन है, स्थिर है, द्रवता है, उसमें गुरुता है, स्निग्धता है। और शोणित में आग्नेय गुण है बहुत ज्यादा। तो जब प्रकृति पुरुष का संयोग होता है तो शुक्र शोणित का जब साथ होता है, तो वहां पे शुक्र का पृथ्वी और आप आ गया, और यहाँ पर ये आ गया आग्नेय गुण आ गया, शोणित का आग्नेय गुण आ गया, वायु और आकाश तो है ही। तो इस तरह से 5 भौतिक गर्भ की उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। फिर पंच महाभूत में वायु महाभूत जो है वो अनाहत ध्वनि के नाद से हमेशा गरजते रहते हैं, और यहाँ पे गर्भाशय में पंच महाभूत शुद्ध स्वरूप से रहते हैं। और उसके बाद में शुक्र शोणित का जब संयोग होता है तो फिर उसमें मूर्ति रूप तैयार हो जाता है, मतलब एक बच्चा तैयार हो जाता है। तो इसीलिए ना बहुत सारे भगवान का पूजा वगैरह करने वाले लोग बोलते हैं कि मतलब ये जो बच्चा होता है ये भगवान का एक दिव्य चीज है इस दुनिया में, जो बच्चा मिलता है। उसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं, तो चश्मा वाला जो कॉन्सेप्ट बताया वो मैं आपको बताता हूँ। तो जन्म में आने वाला बच्चा जो है वो 9 महीने कहाँ रहता है, माता के गर्भाशय में रहता है, मतलब अंधेरे कोठरी में रहता है। और जब वो जन्म लेता है, जब सुतिका अवस्था में रहती है, तो पहले के जमाने में क्या होता था कि अंधेरे घर में ही रखा जाता था सुतिका परिचर्या के लिए। तो उस टाइम पे थोड़ा सा खिड़कियां लगाई रहती थी, झरोखे से थोड़ा सा प्रकाश आता था, और पूरा हमेशा अंधेरे में रहना पड़ता था। तो इससे क्या होता था, जैसे जैसे गर्भ की मतलब बच्चा बड़ा होता जाता था, तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसको प्रकाश दिखाया जाता था। और एक संस्कार भी है, उपवेशन संस्कार, जिसमें सूर्य का कुछ महीने के बाद में सूर्य प्रकाश ऐसे दिखाने का संस्कार है। तो उससे क्या होता था, आंखों पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता था। आजकल क्या है कि बच्चे जन्म लिए और मोबाइल से फोटो क्लिक करो, मतलब मोबाइल से उसका बच्चे का फोटो लो, इससे आंखों में प्रॉब्लम होती है, और चश्मा का ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहा है। उससे आंखों की जो स्नायु है बहुत कमजोर हो रही है, क्योंकि डायरेक्ट लाइट का एक्सपोजर हो जा रहा है। ये एक इन्होंने पांचभौतिक से बताया कि तेज महाभूत प्रधान जो अवयव है हमारा, आलोचक पित्त का स्थान, आंखें है, उसमें डायरेक्ट ही लाइट नहीं पड़ना चाहिए अगर हम चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट बताया। दूसरा है कि डीएनसी के बारे में ये बता रहे हैं कि गर्भाशय लेखन करना, यह आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है, क्यूरेटिंग। तो इससे क्या होता है, क्यूरेटिंग करने से जो बड़े बड़े रक्त वाहिनियां जो है, आर्टरीज और वेन्स है, उनको जख्म हो जाता है अंदर ही अंदर, उनके अंदर के जो अंदर का भाग है वहां पे दुख पहुंचाया जाता है, उससे वायु का प्रकोप हो जाता है। तो उसके वजह से भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि मेंसेस नहीं आते हैं, स्कैंटी मेंसेस आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ये अंजना मैम बताएंगे अभी। तो इसमें चिकित्सा करने के लिए पांच भौतिक में बोल रहे हैं कि अगर डीएनसी करके लोग आए हैं तो हमें क्या करना है कि जामुन का जो छाल होता है उसका फांट हमें पिलाने के लिए देना चाहिए गर्म पानी के साथ। तो इससे क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा वहां पे हीलिंग कर देता है जो जख्म हो गया है बहुत ज्यादा। या चंद्र प्रभा जैसे द्रव्य रहते हैं, शिलाजित, और जिसमें शिलाजित और गुग्गुल है, ऐसे चंद्र प्रभा वट्टी देना चाहिए जो हीलिंग करते हैं वहां पे, और व्याधि पूर्व बल आने में मदद करता है। साथ में त्रिवंग भस्म देने से भी रोगी का थकावट दूर होता है। और ये डीएनसी करना जो है ना, ये पांच भौतिक चिकित्सा के हिसाब से एकदम गलत बताया, डीएनसी नहीं करना चाहिए। नैसर्गिक रीति से गर्भाशय का शुद्धि होना चाहिए। तो उसमें हम लोग आयुर्वेद में दोषानुसार ये
क्या देते हैं, कार्पस मुलासा, देवदार बारिश, दशमूलारिष्ट, ये सब देते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि अगर नहीं हो रहा है, एंडोमेट्रियम थिकनेस ठीक नहीं है, तो क्यूरेटिंग कर देना, डायलेशन एंड क्यूरेटिंग, ये बहुत ज्यादा प्रचलन है। इससे और ज्यादा इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। इसी तरह से ये लोग जो ये कॉपर टी लगाना, लूप लगाना, इसका भी बहुत ज्यादा इन्होंने बोला है पांच भौतिक चिकित्साकारों ने कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तो क्या होता है कि कॉपर टी लगा के और फिर इंद्रिय सुख के लिए ये सब किया जाता है कि मतलब बच्चा ना हो लेकिन मैथुन किया जा रहा है, तो निसर्ग के अपोजिट ये काम किया जाता है। तो उससे क्या होता है, और वहां पर भी गर्भाशय है वो एकदम कोमल अवयव है, और वहां पर आपने कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडी डाल दिया, तो इससे क्या होगा कि गर्भाशय का जो आकाश है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, आप है, इन सब में गड़बड़ हो जाती है, और उसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इसके बाद में बता रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उनको जो टॉनिक देने का विरोध है, वह आयुर्वेद और पांचभौतिक सिद्धांत पूरी तरह से 100% विरोध करता है। बिल्कुल भी टॉनिक नहीं देना चाहिए, क्योंकि टॉनिक पचता नहीं है तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। और उस एक तो गर्भ वृद्धि हो रहा है, तो इंटेस्टाइन पे प्रेशर आ रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसमें से आप टॉनिक डाल के और अग्नि को मंद कर रहे हैं, और उसके वजह से यकृत पे आवरण हो जाता है, पचन का सामर्थ्य कम हो जाता है, अवरोध और बढ़ जाता है, मल शुद्धि नहीं होती है, तो फिर मल शुद्ध करने के लिए डल्कोलेक्स जैसे कोई लैक्सेटिव दिया जाता है, तो उससे और भी गर्भवती स्त्री को जड़पना और मंदपना ऐसे आ जाता है, मतलब वो स्लो हो जाती है। और उसके वजह से फिर बच्चे को ना नवजात बच्चे को कामला जैसे, जॉन्डिस जैसे उपद्रव होने का आ जाता है, क्योंकि टॉनिक पिलाया गया है, ये हेतु रहता है। और दूसरा है कि बच्चे का गर्भ का वृद्धि जो होना चाहिए उस टाइम पे ही टॉनिक दे देके, केमिकल दे देके विकृत किया जाता है, तो उसका इफेक्ट पूरे लाइफ रहता है कि बच्चा हमेशा कमजोर रहता है, इम्यूनिटी उसका वीक रहता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग तब तक बोलिए। अंजना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे जो मैंने बताया और सरोज मिश्रा जी ने बताया? टॉनिक का आपको क्या लगता है कि टॉनिक का साइड इफेक्ट होता है? अंजना मैम, शायद मैम सुन रही हैं। आगे और देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये हो गया। अंजना मैम बोलना चाहती हैं आप कुछ? जी सर, नमस्ते सर, बहुत अच्छा बता रहे हैं सर आप। और आप दोनों ने, आपने भी सर की बात को भी थोड़ा सा आपने चेंज किया, क्योंकि ये बात सही है कि हम लोग जो सूतिकागार बनाते हैं तो 9 महीने बच्चा सूतिकागार में नहीं रहता है। सूतिकागार का जो एक धारणा है, धारणा बताई गई है कि वो जब नवम मास शुरू हो जाता है तब गर्भिणी को हम लोग सूतिकागार में भेजते हैं। और सूतिकागार में सबसे पहली लाइन यही लिखी गई है कि उसको पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके बनाना है। और जो हम लोग गर्भिणी चर्या की बात करते हैं, गर्भिणी परिचर्या की बात करते हैं, उसमें उन्होंने साफ बताया है कि उसको ऐसे माहौल में रहना है जहाँ अच्छी उसको सूरज की धूप मिले और अच्छा उसको अन्नपान और खाना, उसका आहार विहार पे बहुत अच्छी समुचित व्यवस्था उसकी बताई गई है। लेकिन आपने उस बात को बहुत अच्छे से बताया कि हाँ, ऐसा सूतिकागार होना चाहिए कि जहाँ पे सूर्य की किरणें की रोशनी तो आए, लेकिन वो रोशनी छन छन के आए, मध्यम रोशनी आए, तीव्र रोशनी नहीं है इसको। और इसी कारण से जो है, जो कि गर्भ शिशु 9 महीने तक गर्भ में रहता है और उसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी आंखों पर सूर्य की रोशनी का अति तीव्र प्रभाव ना पड़े, धीरे धीरे उसका प्रभाव उसकी आंखों पर आए, जिससे कि उसकी आंखों के लिए हानिकारक ना रहे। और ये एकदम सही परंपरा आज भी बताई जाती है कि जब गर्भिणी, या अब तो हॉस्पिटल डिलीवरीज हो गई है इसलिए थोड़ा कॉमन नहीं हो पाता है, लेकिन जब डिलीवरीज घर में हुआ करती थी तो वहां 21-21 दिन तक, 14-14 दिन तक गर्भ, मतलब बाहर नहीं निकलने दिया जाता था गर्भिणी को, सॉरी प्रसूता को, सूतिका को। और ये कहा जाता था कि बाहर की हवा ना लग जाए, बाहर की धूप ना लग जाए, उसका शरीर इतना ढांचनी इतनी क्षीण हो जाती थी कि वो इसके लिए भी असह्य माना जाता था। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात बताई गई कि सूतिका के लिए 9वें मास से शुरू होकर और वो 11वें मास तक, जन्म के 2 महीने, 2.25 महीने तक भी उसको बहुत अच्छे से ये जो है सुरक्षा दी जाती थी कि बच्चे और माँ पे किसी भी तरह का कोई खतरा ना है। सेकंड टाइम बात जो आपने सर बताई कि कॉपर्टी या जो IUCD, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या फिर ट्यूबेक्टोमी वगैरह जो भी किया जा रहा है, एक्चुअली एकदम सही बात है कि जो भगवान ने बनाया है, जो अंग शरीर में जरूरत है, तो आज तो इसका एक बहुत ही हमको कहते हैं ना भयावह रूप देखने को मिलता है कि अच्छा
आपको बच्चे हो गए या बच्चेदानी निकलवा दो। अब तो ये भी एक रूप आ गया है, लेकिन ये बहुत ही भयावह रूप है और इसके उपद्रव बहुत ज्यादा है। हम जैसे पंचबाज भौतिक चिकित्सा हमको एक कहना चाहिए, बहुत अच्छे से एक इशारा कर रही है, एक इंडिकेशन कर रही है कि हमें वहां पे कॉपर्टी और लाइगेशन के लिए भी वहाँ हमारे आचार्यों ने भी मना किया है, और पांच भौतिक चिकित्सा के आचार्य भी गढ़वी यही बताते हैं, क्योंकि ये जो कर्म कराए जाते हैं इस कर्म से जो है कहीं ना कहीं जो है वो दोष कुपित होते ही होते हैं। वैसे भी जिस हिसाब से हम लोग पढ़ाई करते हैं वहाँ सारे के सारे जो स्त्री जो निदान सेवन करती हैं, चाहे आप एक नॉर्मल लड़की को देख लीजिए या नॉर्मल जो गृहिणी को देख लीजिए, वो अपना ध्यान उतना अच्छे से नहीं रख पाती है, और कहीं ना कहीं वायु कुपित उसमें सबसे ज्यादा होती है। वो स्निग्धता का सेवन नहीं करेंगी, घर में सबको घृत दे देंगी लेकिन अपने लिए वो घृत का सेवन नहीं करेंगी, घर में सबको संतुलित आहार दे देंगी लेकिन खुद के लिए जो बचा कुचा होगा वो खा लेती है। ये एक नेचर है, ह्यूमन बीइंग है, और वो चाहती है कि मेरा घर जो है सुसमृद्ध रहे, सब लोग स्वस्थ रहे, और तभी मैं भी स्वस्थ रहूंगी। इस तरह की धारणा आ जाती है, और उससे क्या होता है कि ये प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। और आपने बहुत अच्छा बताया कि जो ब्लीडिंग वगैरह के जो केसेस होते हैं वहां पर सबसे पहले यही होता है कि जो उष्णता है, वातवर्धक जो आहार विहार सेवन किया गया, फिर उसमें जो है स्निग्धांश, जो बॉडी का स्निग्धांश है, अमाशय का स्निग्धांश है, वो सबका उसका शोषण हुआ, फिर पाचक पित्त जो है वो तीक्ष्ण हुआ, गृहिणी जो है दुष्टि हुई, और इसके बाद जो है वो हमारे आंत में रुक्षता हुई, और उसके बाद उसमें उष्णता की वृद्धि हुई, मल विबंध हुआ। बहुत अच्छे से आपने सारी संप्राप्ति हम लोग को समझाई अभी, और जो कुछ मेडिसिन आपने बहुत अच्छे से बताई, और उसकी जो जैसे स्पेशली मैं एक लेना चाहती हूँ कि अगर जो हमारे पास ब्लीडिंग के पेशेंट आ जाते हैं और जब ब्लीडिंग उसको होती है, तो उस समय सबसे पहले हमें यह लगता है कि किसी ना किसी तरह इसकी ब्लीडिंग को रोका जाए, क्योंकि पेशेंट को तुरंत आराम देना डॉक्टर का कर्तव्य है। और रक्त धातु को वैसे भी जीवन माना गया है। अगर जीवन में कहते हैं कि रक्त धातु अगर ज्यादा से रह जाएगी तो फिर जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। और हम आज जैसे आज पढ़ रहे हैं आपसे, लगभग कई क्लासेस हो चुके हैं, कुछ अटेंड भी कर पाते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा आपने बताया था कि पृथ्वी और आप दोनों महाभूत की, पृथ्वी और जल महाभूत की आपने यहाँ पे अधिकता बताई थी हम लोग को। और उससे क्या होता है कि जब हमें रक्त दृष्टि अगर हो रही है तो फिर हमें इन महाभूतों को बढ़ाना है, मतलब पृथ्वी महाभूत को हमको अधिकता देनी है, पृथ्वी महाभूत को थोड़ी सी ग्रेविटी और बढ़ानी है, तो जिससे क्या होगा, उष्ण महाभूत या अग्नि महाभूत थोड़ा सा डाउन जाएगा, या उसका जो है द्रव्यता कुछ कम होगी। तो यहाँ पे बहुत जो गैरिक की बात आई है, अक्सर गैरिक की बात आपने यहाँ की है, जम्बू तक की बात की है, या जम्बू फांड की बात आपने की है, या फिर प्रवाल और मंडूर योग की बात की है, चंद्रभावती की बात की है। और इसके अलावा जो है गैरिक गैरिक के साथ साथ जो है आपने स्वर्णमाक्षिक की बात भी कहीं पर एक आध बार आपने पढ़ाया था हम लोग को, स्वर्णमाक्षिक की बात भी की है। और एक बहुत स्पेसिफिक आपने बताया था हम लोग को, जो इसमें दिया हुआ है जिंगी फांड। जिंगी फांड का जो रोल आया है वो भी बहुत अच्छा रोल आया है, अल्पार्तव और कष्टार्तव में बताया था उसको आपने। और इधर जो आपने एक पद्म काष्ठ बताया था, पद्म काष्ठ जिस दिन से आपने पढ़ाया था, और आपने, मुझे लग रहा है आपको भी याद होगा, 5 या एक हफ्ता पहले के जो ये हुआ था उसमें आपने पद्म काष्ठ को बहुत स्पेसिफिक बताया था, गर्भ स्थापक। और वो मैंने उसी दिन से शुरू किया पेशेंट को। मेरा एक पेशेंट था, मैं अपना अनुभव बताती हूँ, मेरा एक पेशेंट था, उसको मैंने डिस्कशन आप लोगों के सामने किया भी था, जो कि एजियोस्पर्मिया का पेशेंट था। फिर उसको बस्तियान बस्ती दी, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद उसको हमने, क्योंकि अंडर कंसिडरेशन रखना था, क्लोज मॉनिटरिंग करनी थी, तो 12 वीक तक उसको अपने पास रखा, हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो उसको माइल्ड पेन होते थे, मेरे रेजिडेंट कंप्लेन करते थे, बताते थे कि मैडम आज रात में उसने फिर कहा था कि मुझे हल्का पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर मैं गई थी, तो मैंने उसको एक आध बार उसको चेक किया, तो उसने भी बताया कि मैडम मुझे लगता है जैसे महीने वाला दर्द मुझे हो रहा है, जब मासिक आता था। और प्रेगनेंसी बहुत ही वो मेरे लिए प्रीशियस थी, उसके लिए भी बहुत प्रीशियस थी। तो मैंने वहाँ पद्मकाश चूर्ण उसको दिया। तो मैंने रेजिडेंट को बोला कि नहीं, इसको पद्मकाश चूर्ण देना है, इसका अरेंज कराओ, क्योंकि सर हम लोग यहाँ पे मेडिसिन को अरेंज करने में हमें 1 आध 2 दिन लग जाता है, क्योंकि सारी मेडिसिन केमिस्ट नहीं रखते हैं। लेकिन सर मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने पेशेंट के सामने, जब मैं राउंड दे रही थी, मैंने पेशेंट के सामने बोला कि पद्मकाश चूर्ण आपको अरेंज करना है और वो ऐसे ऐसे इनको देना है, इस मात्रा में देना है। उसके बाद उसने वो बात सुनी सर, उसका पेन गायब हो गया।
और 24 आवर्स में मैंने पद्मकाश चूर्ण का अरेंजमेंट करा दिया। केमिस्ट से बात की, जो हमारी मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन लाते हैं, तैयार करते हैं, फिर वो लेके आया पद्मकाश का पूरा मतलब उसका काम वो लकड़ी से लेके आया। बोला मैडम ये होती है, इसका पाउडर बनाना होगा, छानना होगा। मैंने कहा जो भी करना है तुरंत करो, मेरा पेशेंट बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी वाला है, इसको देना है। लेकिन सर मैंने उसके सामने बस केवल इतना कहा कि तुम्हें पद्मकाश चूर्ण लेना पड़ेगा और इस तरह से लेना पड़ेगा, दूध के साथ लेना पड़ेगा। पेशेंट का पेन खत्म हो गया। आज भी वो पेशेंट पद्मकाश चूर्ण पे चल रही है और उसको बहुत रिलैक्सेशन है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं प्रभाव और द्रव्य दिया जाता है, उसका तो अपना प्रभाव होता ही है, लेकिन पेशेंट की कन्विंसिंग के साथ साथ जब मैंने उसको पद्मकाश के बारे में थोड़ा बताया कि मैं अपने बच्चों को, जो आपने बताया था, मैं अपने बच्चों को उस तरह से बता रही थी कि उसमें सबसे पहले जो है वो पार्थिव द्रव्य है और वो उसमें जो है वो पार्थिव गुण अधिक रहता है और वो गर्भ को जो है स्थापित करने में मदद करता है, गर्भ स्थैर्यकर होता है। मैंने उसको इतना ही बोला और पेशेंट को लगा, पेशेंट क्योंकि बहुत कॉन्शियस थी वो और अपने प्रेगनेंसी के बारे में भी, और थोड़ा भी उसको मेरे ऊपर विश्वास भी बहुत ज्यादा था। और उसके बाद उसने कहा कि मैडम जब से आपने ये इस वनस्पति का नाम बताया है और मैंने वो वनस्पति मन ही मन सोचा कि इसको मुझे खाना है, मुझे अभी तक कभी पेन नहीं हुआ। तो सर बहुत बहुत आभार है आप लोग का, और आप नई से नई दवा और बहुत अच्छे से खोज के लाते हैं और उसको हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाइड करते हैं, तो पेशेंट को, बहुत जनमानस को इसका बहुत फायदा मिलता है। इसके लिए फिर से एक बार हृदय से आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सर, बाकी तो आप बहुत अच्छा बता रहे थे, आप बताइए। जी सर। हाँ, ये शशि मैम ने बोला है कि प्रेगनेंसी में जनरली कॉन्स्टिपेशन होता है, तो पांचभौतिक में चिंचा लवण तेल दिया जाता है, तो चिंचा लवण तेल से अनुलोमन हो जाता है, पांचभौतिक का है। एक और चीज इन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि पहले के जमाने में क्या होता था कि जो छोटे बच्चे होते थे, तो छोटे बच्चे मतलब लड़का और लड़की ऐसे जब खेलते रहते थे, तो ना जो बेटियां होती थी उनको ना गुड़िया वगैरह दिया जाता था। तो वो क्या करते थे कि छोटी गुड़िया को लेके उसको नहलाना, खाना बनाना, और मतलब एक मातृत्व जगाया जाता था उसमें कि वो गुड़िया के साथ खेलेगी। और बॉयज को तो कुछ और काम दिया जाता था कि लेकिन लड़कियों को गुड़िया दिया जाता था। इससे क्या होता था कि वो जब गुड़िया के साथ खेलती थी तो उसको क्या होता था कि 12वें साल में रजो दर्शन होने लगता था और 10वें साल में उसको ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता था। ये शास्त्र का नियम है कि बच्चियों को गुड़िया से खेलना देना चाहिए, डॉल देना चाहिए उनको। लेकिन आजकल क्या है कि ये सब चीज का ट्रेंड चला गया है, बच्चों को मोबाइल दिया जाता है। तो इसके वजह से ही जो मिनार्की होता है वो 15 साल, 16 साल, कभी कभी 17वें साल या 20वें साल में हो रहा है। तो ये पूरा साइंस के खिलाफ कर रहे हैं, मोबाइल देना और उल्टे पुल्टे काम करना। तो ये अपना जो साइंस है उसमें जो बोला गया है संस्कृति में कि आप डॉल दीजिए, बच्चों को खिलाइए, बच्चों इसके साथ, उसका महत्व है। दूसरा इन्होंने एक और बताया है कि क्या होता है कि अगर ना ये हो जाता है, मतलब प्रेगनेंसी रह जाती है, तो प्रेगनेंसी रहे या न रहे, पहले ही बहुत सारा ना एलोपैथी की दवाइयां दे दी जाती है। इसमें मतलब स्त्री को बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करने वाले, उष्णता बढ़ाने वाले दवाइयां दी जाती है। पहले ही शरीर जो है वो क्षारधर्मी है, और ऊपर से फिर किया जा रहा है कि उसमें ये बहुत सारे प्रेगनेंसी आने के लिए, प्रेगनेंसी होने के लिए दवाइयां दी जा रही है। हर गायनेकोलॉजिस्ट बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी दवाइयां देते हैं। आईवीएफ सेंटर में भी आप जाके देंगे तो इतने सारे इंजेक्शन देते हैं, इतने सारे, उससे और उष्णता बढ़ जाती है। और फिर वो लेडी को भी बोला जाता है जो खाना है खाओ, तो वो खट्टे चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, तीखा चीज खाते हैं, विषमाशन करते हैं। ये सब कारणों से क्या होता है, उष्णता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उष्णता जो रहता है वो विकृत स्वरूप का रहता है। और दूसरा क्या है कि उष्णता का प्रतिकार करने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता, तो इरेगुलर मेंसेस जरूर आ जाता है। तो एक तरह से एलोपैथी की जो दवाइयां हैं, वह दवाइयां बिना ध्यान से दिया जाने की वजह से भी इनफर्टिलिटी का कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब हमारे पास ऐसे पेशेंट है जिनके बॉडी में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा है, उष्णता बढ़ी है, और उनका पूरा हेतु में हमें मिल रहा है कि एलोपैथी का बहुत ज्यादा हो गया और इनफर्टिलिटी है। तो हमें सबसे पहले गिरिज विद्रुम ये देना चाहिए, मतलब गैरिक और विद्रुम मतलब प्रवाल का प्रयोग करना चाहिए। फिर भूमि कोहड़ा जो रहता है वो देना चाहिए। स्वदनश्रादि गुकुल देना चाहिए, मतलब गोक्षरादि गुकुल देना चाहिए, जिससे मतलब पार्थिवता और आप महबूत ये बढ़े, जिससे हीट कम हो। शरीर जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक गर्भ धारणा नहीं होगी, जो एक्स्ट्रा हीट बढ़ गया है
उसी तरह से चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करना चाहिए इनफर्टिलिटी के केसेस में। उसी तरह से जामुन के छाल का फांट देना चाहिए, इससे गर्भाशय का संकोच अच्छे से होके और फिर बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से त्रिभंग भस्म का प्रयोग करना चाहिए। अम्ल पित्त के अभी जितने भी लड़कियां आती हैं सबको एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, और रात को जागना और तीखा खाना, खट्टा खाना, ये सब जो रहता है, तो उसको ठीक करने का जरूर कोशिश करना चाहिए। तो जो गिरिज बताया है वो प्रयोग करना चाहिए, मतलब हीट कम करना चाहिए। अम्ल पित्त जब तक नहीं ठीक होगा तब तक ना ये गर्भ स्थापना जो है, गर्भ धारणा जो है, वो ठीक से नहीं हो पाएगी। इसके बारे में आप लोग को क्या कहना है? मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सरोज मिश्रा जी। सर हाँ सर इसमें जैसे आपने बताया कि हम लोगों ने पांच भौतिक में लगातार ये पढ़ते ही आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पित्त का जो उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है, तो चिकित्सा तो उसी की करनी है। जैसे डिस्मेनोरिया हमारा हुआ तो डिस्मेनोरिया में हमारा लिक्विड पार्ट हमारा कम हो गया है, और ये हुआ क्यों? कम हो गया है, ऐसे बोले आप महाभूत कम हो गया है। आप महाभूत कम हो गया है, ये हुआ क्यों? इसके पीछे के कारणों पे जैसे हम लोग फिर से विचार करें कि एक तरीके का अधोग रक्त पित्त वाली, अभी डिस्मेनोरिया की कंडीशन पे हम आते हैं और मीनोरेजिया भी इसी को कवर कर लेते हैं साथ में। अधोग रक्त पित्त से इसको कोरिलेट करते हैं कि जैसे अपने अपने हेतुओं से वायु की वृद्धि हुई, वायु ने पित्त को सुखा दिया, पाचक पित्त को सुखा दिया, और पाचक पित्त में वैसे ही द्रवता कम होती है और कम द्रवता हो गई, पित्त की उष्णता तीक्ष्णता बढ़ गई। उष्णता तीक्ष्णता बढ़ गई, पित्त और रक्त का आश्रय संबंध है, रक्त की भी उष्णता तीक्ष्णता बढ़ गई। अब ये रक्त भी हमारा जो उष्ण और तीक्ष्ण गुणों से भरपूर है, अब इसने ठीक उसी तरीके से काम करना शुरू किया। जैसे अग्नि पे हम बैंगन या टमाटर रखें तो बैंगन या टमाटर लिक्विफाई हो जाते हैं, ऐसे ही उस रक्त के आसपास की धातुएं भी लिक्विफाई हो गई। लिक्विफाई होने के कारण उन धातुओं के अंदर का द्रव अंश रक्त ने अपने अंदर ले लिया एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया के थ्रू। उससे क्या हुआ कि जो हमारे रक्त की जो द्रवता है, ये रक्त की द्रवता बढ़ गई। अब ये रक्त की द्रवता बढ़ गई तो पहले तो ये हाइपरटेंशन जैसी एक पैथोलॉजी को जन्म देगा। अब ये बढ़ा हुआ जो हमारा ब्लड प्रेशर है, वो कोशिश ये करेगा कि हम इस ब्लड प्रेशर को डाउन करें। कैसे करेंगे? हम इसको कहीं ना कहीं से निकालेंगे, या तो ऊर्ध्वग मार्ग से या अधोग मार्ग से। तो यहाँ पे जैसे मीनोरेजिया की कंडीशन में क्या होता है कि ये अधोग मार्ग से रक्त को निकालता है, और अधोग मार्ग में महिलाओं के इस तरीके के केसेस में ये रहता है यूट्रस। तो एक तरीके से मीनोरेजिया मेट्रोरेजिया की कंडीशन डेवलप हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा ब्लड है, ब्लड की पांच भौतिक अगर जो प्रॉपर्टीज देखते हैं, ब्लड की पांच भौतिक प्रॉपर्टीज देखने से पहले हम ब्लड के गुणों को देखते हैं। तो एक तो इसमें ब्लड में गुण होता है अडर, गंध, द्रवता होती है, रेडनेस होती है, चल गुण होता है और हल्कापन होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो हमारा वात महाभूत वात गुण होता है त्रिदोष चिकित्सा में, वात गुण जो होता है वो डायरेक्टली अस्थि धातु से रिलेटेड रहता है। जो पित्त होता है वो स्वेद और रक्त से रिलेटेड रहता है, और वो कफ जो होता है बाकी सारी धातुओं से कफ गुण का कोरिलेशन रहता है। अब हम दोबारा से आते हैं अडर पे। अडर एक प्रॉपर्टी मानी गई है पृथ्वी महाभूत की, गंधवती पृथ्वी कहते हैं, है ना, गंधवती पृथ्वी। तो पृथ्वी महाभूत की प्रॉपर्टी गंध मानी गई है। तो अगर जो रक्त में गंध आ रही है, विस्र गंध, गंदी गंध आ रही है, तो ये पृथ्वी महाभूत की वजह से आती है। अच्छा, अगर जो ये गंध जो होती है एक मांस वाली गंध, मतलब सड़े हुए मांस वाली गंध अगर जो आती है, तो इसके पीछे क्या होता है कि जो हमारा पोषक तत्व है, ठीक है, पोषक तत्व को पचा लिया गया है बढ़ी हुई अग्नि के द्वारा। हमने बोला कि उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी हुई है,
उष्णता तीक्ष्णता पित्त की बढ़ी हुई है, मतलब अग्नि एक्सेसिव है, इतनी एक्सेसिव अग्नि है कि हमारे धातुओं के पोषण अंश को भी पचा लिया उसने, ठीक है। और इसके अलावा और हेतु इसको मिले कि इम्प्रॉपर विहार, सही समय पे खाना नहीं खाया, ठीक है, तो ये या सही समय पे नहीं सोए, ठीक है, या व्रत रखा, या कोई ड्रग एब्यूज की हिस्ट्री है, या वेगावरोध किया, तो इन प्रॉपर हेतुओं की वजह से अग्नि जो थी हमारी एक्सेसिवली बढ़ गई, मतलब पित्त की उष्णता तीक्ष्णता हमारी एक्सेसिवली बढ़ गई। और इस बढ़ी हुई उष्णता तीक्ष्णता ने रक्त धातु के पोषक तत्वों को पचा दिया। पचाने की वजह रक्त की जो एक गंध बनी वो एक तरीके से फ्लेसी गंध बन गई, फ्लेसी गंध बन गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब रक्त की उष्णता तीक्ष्णता बढ़ गई तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिपेशन की भी हिस्ट्री पैदा होती है कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, द्रव पार्ट का भी अवशोषण बढ़ी हुई उष्णता तीक्ष्णता ने कर लिया, तो एक कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री बढ़ गई, कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया। अब कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया तो क्या हमने पृथ्वी महाभूत या को बढ़ा के आकाश महाभूत के मार्ग में रुकावट नहीं पैदा कर दी? जी हाँ, कर दी। इससे क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे मेंसेस पे? क्लॉट्स बनेंगे। और ब्लड की अडर, ऐसे केसेस में जहाँ पे महिलाएं कंप्लेंट करें कि हमारी बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में और क्लॉट्स वगैरह निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सब पीछे है। इसके पीछे जो कारण रहता है कि पृथ्वी महाभूत कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो डिस्मेनोरिया का केस आता है वो कॉन्स्टिपेशन के साथ एसोसिएटेड होता हुआ रहता है। दूसरा जो हम अभी द्रव के गुणों को देख रहे थे कि द्रव का एक गुण है आप महाभूत के कारण, ये तो पृथ्वी महाभूत के कारण अडर हमने देख लिया, दुर्गंध देख लिया, और जो द्रवता है रक्त की वो आप महाभूत के कारण होती है। अगर जो हम अभी देख रहे थे कि उष्णता और तीक्ष्णता बढ़ने की वजह से कैसे द्रवता बढ़ी, द्रवता बढ़ी कि मांस को लिक्विफाई या निकटवर्ती धातुओं को लिक्विफाई कर दिया रक्त ने और उसके द्रव अंश को अवशोषण कर लिया। तो यहाँ पे ब्लड का जो वॉल्यूम हो गया वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो गया, लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई, रेडनेस भी इंक्रीज हो गई। जब ब्लड में द्रवता बढ़ी तो रेडनेस भी इंक्रीज हो गई। तीसरा जो हम द्रव का ये रक्त का गुण देख रहे थे वो था चल गुण। चल गुण जो तो होता है वो वात की वजह से होता है, वायु की वजह से होता है, और जब तक सारी प्रक्रियाएं बॉडी में नॉर्मली चलती रहती हैं तब तक वायु का मूवमेंट ठीक रहता है। लेकिन कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी डेवलप होने की वजह से, लाइक कॉन्स्टिपेशन वगैरह की पैथोलॉजी डेवलप होने की वजह से, या हमारा एमिनोरिया के केसेस में भी हमारी एक ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, तो वहां पे आकाश महाभूत का स्थान काफी रूप से कम हो जाता है। तो एमिनोरिया वगैरह के केसेस में ऐसे में अगर जो हमको लिक्विड पार्ट बढ़ाना है, या डिसमेनोरिया के केसेस में जहाँ पे क्लॉट्स वगैरह बहुत ज्यादा बन के आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी, क्योंकि बढ़ी हुई उष्णता और तीक्ष्णता ने द्रव पार्ट का अवशोषण कर लिया है, तो वहां पे हमको पंचभौतिक चिकित्सा में जो कल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, तो वो हार्ट इन्फ्यूजन ऑफ मंजिष्ठा एंड सारिवा का हमने इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके लिए मंजिष्ठा और सारिवा, क्यों इसको जिंगी शारदी करके जाना जाता है, तो ये अम्लधर्मी हो गया जिंगी मंजिष्ठा और सारिवा हो गया क्षारधर्मी। सारी की सारी धातुएं पंचभौतिक के अनुसार अम्लधर्मी और क्षारधर्मी दोनों गुणों से मिलके बनी होती हैं, इसीलिए ड्रग का भी इंडिकेशन हम इस तरीके का करते हैं जिसमें अम्लधर्मी और क्षारधर्मी दोनों प्रॉपर्टीज रहें। तो ये जिंगी शारदी योग जो है या मंजिष्ठा और सारिवा का इन्फ्यूजन वो द्रवता बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा प्रवाल और मंडूर, अगर जो हमने लिक्विडिटी बढ़ानी है तो प्रवाल भस्म जो हमारा अम्लधर्मी कल्प है और मंडूर भस्म के साथ में हम अगर जो इसको देते हैं तो ये भी लिक्विडिटी बढ़ा देता है। अगर चंद्रप्रभा त्रिवंग और मिल्क वगैरह के साथ में दिया जाए चंद्रप्रभा और त्रिवंग भस्म को,
तो जैसे हमने जहाँ पे पृथ्वी महाभूत की प्रॉपर्टीज कम हो रही हैं, पृथ्वी महाभूत की प्रॉपर्टीज कम हो रही हैं, या हम इसको ऐसे भी देखें कि पित्त की उष्णता तीक्ष्णता बढ़ने की वजह से सारी संप्राप्तियां ये डेवलप हो रही हैं, तो हमने उष्णता और तीक्ष्णता को कम करने के लिए वहां पे पित्त की द्रवता को बढ़ाना पड़ेगा, और पित्त की द्रवता पित्त की स्निग्धता पर आधारित रहती है। तो हम ये मेडिसिनल उसमें चंद्रप्रभा और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं त्रिभंग का मिल्क के साथ में। तो ये पित्त की द्रवता को थोड़ी तरीके से बढ़ा के ये संप्राप्ति का विघटन करेगा। तो एक तरीके से ये बहुत अच्छा। बाकी सर ने जैसे बताया और हम लोग पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ पर क्षारधर्मी व्याधियां हों और उष्णता तीक्ष्णता बड़ी हो, तो वहां पे हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्वर्ण गैरिक वगैरह, त्रिभंग वगैरह या स्वर्ण माक्षिक वगैरह अलग अलग तरीके से उनके अनुपानों के साथ में, जैसे दाड़िम घृत के साथ में दे दिया। हमारा जो कॉन्सेप्ट वही है कि हमने पित्त की द्रवता बढ़ानी होती है यहाँ पे, ताकि उष्णता तीक्ष्णता कम हो जाए। तो द्रवता अलग अलग सिस्टम की व्याधियों में हमको अलग अलग तरीके से बढ़ानी है। तो यहाँ पे जो है वो चंद्रप्रभा और त्रिभंग को दूध के साथ दे रहे हैं सर। ठीक है, अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे। आशा जी, कैसा लगा आपको आज का सेशन? इस पे और भी बहुत सारा है, इस पे और भी बहुत सारा है, लेकिन अभी टाइम हो गया है। बहुत सुंदर था सर, सबने बहुत अच्छे से समझाया सर। ठीक है, वेरी नाइस। अभी हम ब्रेक लेते हैं, फिर 8:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन होगा। थैंक यू। और हम यही चीज कल फिर से और पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, एक दिन में नहीं होगा। ठीक है, तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं 8:15 बजे। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर।